हेलो क्लास 9। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन और उसके फंक्शन को देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और पैनक्रियास के रोल को देखा और देखा कि फूड जो है वो पर्टिकुलरली स्टोमैक के बाद जो मेजर डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो रही है और इसके बाद वहां से वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। अब वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है डाइजेशन। कुछ पार्ट बचे हुए अगर हैं, जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन या न्यूट्रिएंट के एसिमिलेशन, ये पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में कवर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग है। इसमें भी 3 पार्ट हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट का नाम ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम है, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट हैं। इस 3 पार्ट को हम लोग कीकम, कोलोन और रेक्टम के नाम से बुलाते हैं। कीकम एक स्मॉल ब्लाइंड पाउच है जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक जंक्शन में पाया जाता है। जैसा कि इस फिगर में आप देख पाते हैं कि ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जब लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर रही है तो यहां पर ये जो पार्ट है ये कीकम है। ये एक ब्लाइंड पाउच है जहां पर एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। ये ह्यूमन बॉडी में अब एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। इसे ब्लाइंड पाउच इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई फूड पार्टिकल अगर गलती से इस पाउच के अंदर आकर गिर जाए तो यहां से वो फर्दर इसका कोई ओपनिंग ना होने के कारण ये यहां सड़ता रहेगा और सड़ने के बाद ये ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन इसमें इन्फ्लेमेशन होगा और इसे काट कर अगर बाहर ना फेंका गया है, इसे अलग ना कर दिया जाए तो ये बर्स्ट करके पॉइजन जो है वो शरीर में फैला देता है। इसीलिए अपेंडिक्स जो है ये एक ब्लाइंड पाउच, ये इन्फ्लेमेशन होने के बाद जो कंडीशन होती है इसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो रही है जब फूड, तो ये कीकम है। यहां से इसे 3 पार्ट में कवर्ड किया गया है। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट को असेंडिंग कोलोन कहते हैं, ये ट्रांसवर्स कोलोन है और ये पार्ट को हम लोग डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं और फर्दर ये रेक्टम में आकर एनस से ये खत्म हो जाता है। तो कीकम एक स्मॉल ब्लाइंड पाउच है जो ठीक लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन में है और यहां पर पाया जाता है नैरो वर्म लाइक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये अपेंडिसाइटिस कहलाती है इन्फ्लेम्ड कंडीशन में, फंक्शनलेस है, वेस्टिजियल ऑर्गन है और फूड अगर एंटर कर जाए तो इसे सड़ने से बचाने के लिए इसे काटकर अलग कर देना ही सबसे अच्छी प्रोसेस है। कोलोन जो है वो मच ब्रॉडर है इलियम से और ये लगभग 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा है साइज में। ये एब्डोमेन में राइट के तरफ असेंडिंग कोलोन के नाम से जाना जाता है, ऊपर के तरफ ट्रांसवर्स कोलोन और जब नीचे की तरफ आए तो डिसेंडिंग कोलोन कहलाता है, जैसा कि अभी फिगर में आपको बताया गया। और अल्टीमेट लास्ट पार्ट जो है वो रेक्टम कहलाती है जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये एनस में ओपन होती है। एनस में आपका एक स्पिंस्टर मसल है जो सर्कुलर मसल जो बावल्स है उसे पास होने में वहां पर वो हेल्प करती है। ये मसल्स जो है वो बावल्स को कंट्रोल करती है और राइट सिचुएशन में ही इसे सिर्फ पास आउट होने में इसे हेल्प करती है। लार्ज इंटेस्टाइन कोई भी तरह का एंजाइम सेक्रेट नहीं करता, ये सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करता है और कुछ डाइजेस्टेड फूड हैं जो फर्दर उन्हें बॉडी में मिक्स होना है तो उसे ब्लड वेसल्स में मिलाने का काम ये करता है। वाटर अगर ठीक तरह से यहाँ पर एब्जॉर्ब ना हो तो जो आपके फीसेस है उसमें वाटर के कंटेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो वो जो है वो लूज मोशन आपको कर देता है अगर ठीक तरह से वाटर एब्जॉर्ब ना हो तो मेनली जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद आपका जो फीसेस है वो डिफिकेशन प्रोसेस से आपके एलिमेंट्री कैनल से वो बाहर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ एनस।
जो फीसेस रिलीज हो रही है उसमें लगभग 75% वाटर, 25% सॉलिड मैटर और 30% बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया, फैट 20% के करीब और प्रोटीन्स 2 to 3%। और अगर आपने रफेज इनटेक किया है तो 30% के करीब रफेज इसमें पाया जाता है। क्योंकि रफेज कोई एंजाइम नहीं है हमारे शरीर में जो उसे डाइजेस्ट कर सके, तो वो रफेज जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में वो एज इट इज पास आउट हो जाता है। फीसेस में जो बैड ऑर्डर या गंदे स्मेल जो आते हैं वो बैक्टीरियल एक्शन के वजह से होता है। What is called assimilation of food? Assimilation is the conversion of the absorbed digested food into body material. यानी सिंपल भाषा में बोले तो एसिमिलेशन है जो एब्जॉर्ब फूड है उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना कि बॉडी उसे आसानी से ग्रहण कर ले और उसे फर्दर प्रोसेस के लिए बॉडी में मिला ले थ्रू ब्लड स्ट्रीम। जो फूड डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, वो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम के मदद से वो वापस ब्लड सिस्टम में चले आते हैं। और यहां पर सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, इस तरह के जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये लीवर में हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू चले आते हैं। लीवर क्या करती है कि जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेती है टेम्पररी और उसे स्टोर करके रखती है मसल्स में, मसल्स के नीचे या स्किन के नीचे उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेती है। फर्दर जब स्टार्वेशन पीरियड होता है तो इसी ग्लाइकोजन को वो कन्वर्ट करके ग्लूकोज में उसे ले आती है और फिर बॉडी उसे अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे यूज करता है। अमाइनो एसिड्स जो है वो बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं और ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम आते हैं। और पर्टिकुलरली अमाइनो एसिड्स जो है वो बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है, इसीलिए एक्सेस अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो लीवर के द्वारा उसे ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है। लीवर उसे तोड़कर नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप जो है उसे रिमूव करके उसे यूरिया में कन्वर्ट कर लेती है। इस प्रोसेस को डीएमिनेशन कहते हैं। सो डीएमिनेशन इज द प्रोसेस वेयर excess of amino acids are broken down in the liver and in which the nitrogen containing amino group is removed and converted into urea for excretion। और जो ग्लूकोज पार्ट रह जाता है उसे शरीर यूटिलाइज कर लेती है उसे एनर्जी पाने के लिए। फैटी एसिड्स और ग्लिसरल्स जो एब्जॉर्ब होते हैं गट में उसे इंटेस्टिनल व्हीलस के थ्रू से जो ट्रांसपोर्ट हुआ है या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू से उसे लार्ज वेन्स जो है वो एम्प्टी करके ब्लड में मिक्स कर देते हैं। और कुछ फैट्स हैं जो पर्टिकुलरली बॉडी सेल्स को बनाने में काम आता है तो उसे बॉडी यूटिलाइज करती है। एक्सेस क्वांटिटी में हो अगर चीफली तो उसे स्किन के नीचे सबक्यूटेनस लेयर में फैट जमा कर लेती है और हीट इंसुलेशन के रूप में उसे हेल्प करती है। जैसे कि ठंडी के दिनों में ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें ठंडी ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि स्किन के नीचे सबक्यूटेनस फैट जो है वो जमा हुआ रहता है। और विसरल ऑर्गन्स जो है वहाँ पर कुछ हद तक फैट जम जाते हैं। ज़्यादा जमना भी विसरल ऑर्गन में ठीक नहीं होता। लीवर जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी का, लगभग 1.5 kg का है एवरेज में। रेडिश ब्राउन कलर का है। लीवर जो है वो बाइल जूस सेक्रेट करती है जो स्लाइटली आपका अल्कलाइन मीडियम है, जो एसिडिक मीडियम ऑफ द चाइम को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने में मदद करती है। और इसके फंक्शंस को हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो डाइजेशन से रिलेटेड हैं। वो क्या है? एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। कुछ स्टार्च को आप लीजिए और स्टार्च वाले फूड को लगभग 1 ग्राम के करीब आप लीजिए और उसे 100 ml ऑफ वाटर एक बीकर में लेकर उसे हीट करिए। थोड़ी देर के बाद उसे 2 टेस्ट ट्यूब में उसे पोर आउट कर लीजिए। उसमें से एक सैंपल में आप आयोडीन टेस्ट करिए और दूसरा जो सैंपल है उसमें थोड़ा शुगर मिला दीजिए। तो पहला वाला जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था उसमें ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा और इससे
प्रूव हो जाएगा कि वो स्टार्च था। सेकंड वाला जो सोल्यूशन है जिसमें आपने शुगर थोड़ा पोर आउट कर दिया था, तो इसमें आप अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो किसी तरह का कोई जो शो है वो स्टार्च का वो नहीं हो पाएगा। और अगर आप इसे 15 मिनट तक वार्म करते हैं टेस्ट ट्यूब को और 38 डिग्री टेम्परेचर में, तो जो शुगर है वो पूरी तरह से उसमें मिल जाएगी और इट विल नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ शुगर, क्योंकि वो पर्टिकुलरली हीट के वजह से वो उसमें असिमिलेट हो जाएगा। और आप अगर इसे च्यू आउट करके देखें तो शुगरी सब्सटेंस जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा। एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन एग वाइट। एग वाइट में पेप्सिन का क्या रोल है? पेप्सिन जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। एग का जो वाइट पोर्शन है, जो आप एग को अगर आप फोड़कर आप निकालते हैं तो उसमें एक वाइट और एक येलो पोर्शन होता है। येलो पोर्शन यॉक कहलाता है। तो जो वाइट पोर्शन है उस वाइट पोर्शन को आप लीजिए और लगभग 500 ml ऑफ वाटर में उसे स्टर करिए और इसके बाद उसके मिक्सचर को 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आप उसको पोर आउट करिए। 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में 4 तरह से आप उसको 4 सब्सटेंसेस उसमें अलग अलग तरह से मिक्स करिए। पहला वाला टेस्ट ट्यूब में सिर्फ पेप्सिन एंजाइम डालिए, दूसरे में सिर्फ HCl एसिड पोर करिए, थर्ड वाले में पेप्सिन एंजाइम के साथ HCl को पोर करिए और चौथा जो टेस्ट ट्यूब होगा उसमें HCl एसिड के साथ कुछ बॉइल्ड पेप्सिन। बॉइल्ड पेप्सिन मतलब जो पेप्सिन आप ले रहे थे वो बॉइल्ड नहीं था। 1A और C में आपने जो टेस्ट ट्यूब में डाला वो बॉइल्ड नहीं था, लेकिन D में आप जब डाल रहे तो वो बॉइल्ड पेप्सिन, यानी पेप्सिन ऑलरेडी आपने क्या किया है, हीट करके उसे बॉइल करके आपने D टेस्ट ट्यूब में एसिड के साथ डाला है। तो ये जो 4 टेस्ट ट्यूब आपने लिया इसमें 4 तरह से आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, जिसमें सिर्फ C टेस्ट ट्यूब जो है वो एक क्लाउडी सस्पेंशन शो करेगी जो क्लियर सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। तो ये जो आपने एक्सपेरिमेंट अभी किया, लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर में रखकर 10 मिनट तक हीट किया टेस्ट ट्यूब को, लेकिन आप हीट कभी भी डायरेक्टली ना करें। उसे एक बीकर जो है उस बीकर को वाटर में रखकर आप उसको हीट करें, यानी डायरेक्ट बीकर को अगर हीट करेंगे तो वो जो है चर्न हो सकता है, इसीलिए आप उसे वाटर में आप टेस्ट ट्यूब को रखकर बीकर को हीट करें। तो जहां से जो एक्सपेरिमेंट से आपने प्रूव किया वो ये किया कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है सिर्फ एसिडिक मीडियम में, और एसिड अकेला खुद प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए वो हेल्पफुल नहीं है। बॉइल्ड पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, यानी आप ये कह सकते हैं कि उसे गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद जो एंजाइम पेप्सिन है वो अपना एक्शन खो देता है और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करा पाता। थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है वो है इफेक्ट ऑफ एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑन एन एंजाइम रिएक्शन। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट अभी आपने किया वही एक्सपेरिमेंट में एक 5वां टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में आप एक एग वाइट सस्पेंशन, यानी जो बॉइल्ड एग वाइट सस्पेंशन है उसको आप लेंगे और कुछ क्वांटिटी पेप्सिन का उसमें डालकर थोड़ा माइल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन उसमें डाल देंगे। 35 डिग्री टेम्परेचर में उसको हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो क्लाउडीनेस जो था वो क्लियर सॉल्यूशन में जो कन्वर्ट हो पा रहा था टेस्ट ट्यूब C के केस में, वो इस E टेस्ट ट्यूब में नहीं हो पाएगा। तो इससे ये प्रूव होगा कि पेप्सिन जो है वो एल्कलाइन मीडियम में काम नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। अब कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स है फूड टेस्ट के ऊपर में, जैसे ग्लूकोज को आप कैसे टेस्ट करेंगे, स्टार्च कैसे टेस्ट करेंगे, प्रोटीन कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसके ऊपर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिया हुआ है कि आप थोड़ा ग्लूकोज जो है वो लीजिए और ग्लूकोज को फेलिंग सॉल्यूशंस में आप एक टेस्ट ट्यूब में डालिए। टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करते हुए, थोड़ा टेढ़ा रखते हुए उसे फ्लेम में हीट करिए। तब तक हीट करिए जब तक उसमें से बबल्स अपीयर ना होने लगे। जब बबल अपीयर करने लगेगा तो इसको ध्यान रखना है कि वो बॉयल ना हो, सिर्फ बबल्स अपीयर होते ही आप देखेंगे कि ब्लू ग्रीन कलर जो है वो उसमें आ जाएगा, इससे डीप ब्रिक रेड में वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपका जो ग्लूकोज है वो रंग चेंज करेगा ब्लू ग्रीन से डीप ब्रिक रेड कलर में, और तब आपका जो है वो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज जो है वो शो कर रहा है। ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप एप्पल या ग्रेप लेकर भी कर सकते हैं, या फिर जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके यूरिन को भी इसी तरह से
टेस्ट किया जाता है कि उनमें शुगर है या नहीं है। दूसरा है टेस्ट फॉर स्टार्च। टेस्ट फॉर स्टार्च के लिए आप कोई भी स्टार्च पाउडर ले लीजिए, फ्लोर ले सकते हैं आप। ऐसे में उस सॉल्यूशन को लेकर आप उसमें कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डाल लीजिए। आयोडीन सॉल्यूशन डालकर आप उसके ब्लू ब्लैक कलर जो है वो उसमें अगर आ जाता है तो ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च शो कर रहा है। पोटैटो राइस भी आप लेकर टेस्ट को कर सकते हैं। टेस्ट फॉर प्रोटीन, हार्ड बॉइल्ड एक वाइट टेस्ट ट्यूब को आप टेस्ट ट्यूब में लेकर, यानी बहुत हार्ड बॉइल किया हुआ एक वाइट पार्ट जो होता है जिसे एल्बुमिन बोलते हैं, वो पार्ट को आप एक टेस्ट ट्यूब में रखिए और कुछ ड्रॉप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड उसमें डालकर उसको आप हीट करिए। तो जब आप जेंटली उसे हीट करेंगे तो उसमें वो जब हीट होगा तो उसके अंदर कलर चेंज होगा, वो वाइट से येलो कलर में चला जाएगा। जैसे ही वो येलो कलर ले ले आप उसको निकाल कर उसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हटाकर उसे पानी में धो लें और धोकर अब एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में उसको डाल दीजिए। जब आप उसको उसमें डालेंगे तो जो येलो कलर उसको आया हुआ था वो येलो कलर चेंज होकर ऑरेंज हो जाएगा। तो इससे प्रूव होता है कि जो पार्ट आपने लिया था हार्ड बॉइल्ड एग का उसमें प्रोटीन है। फैट और ऑयल के केस में टेस्ट करने के लिए आप ग्राउंडनट या वॉलनट या बटर भी ले सकते हैं। लेकर आप कोई भी एक ट्रांसलूसेंट पेपर के ऊपर में अगर आप उसको रब करते हैं तो रब करने के बाद आप देखेंगे कि वो पार्ट जो है जहां पर आपने ये फैट सब्सटेंस को आपने रब किया है वो पेपर का वो पार्ट ऐसा हो जाएगा कि आप उससे दूसरे तरफ का पार्ट को आप क्लियरली नहीं देख पाएंगे और ये शो करता है कि वो पार्ट जो है उसमें फैट सब्सटेंस जो है वो रब हो गया है। तो ये टेस्ट है आपका फैट या ऑयल का। चैप्टर यहाँ एंड हो जाता है। आप थोड़ा एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ इन मतलब इंसाइजर्स, कैन माने कैनाइन्स, PM is for premolars and M is for molars. So in this way the chapter ends here. Thank you.